कोविड-19 की अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर में काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी काफ़ी संदेश दिए। उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर रहिए, अपने आप की तैयारी पूरी रखिए, एहतियात बरतिए। इसी को देखते हुए इसी कड़ी में हम इस समय सेक्टर 93 में नोएडा में पहुँचे हैं। एल्डिको सोसाइटी है, यूटोपिया यहाँ पर, एल्डिको यूटोपिया। हम दिखाएंगे आपको किस तरह से उन्होंने तैयारी कर रखी है, क्योंकि एक बड़ा मैसेज है। उन्होंने यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर एक तैयार कर लिया कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वो तैयार है उसके लिए। हमारे साथ सोसाइटी के प्रेसिडेंट है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आइडिया है और आपने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं। अमित जी, ये जब हम इसके पृष्ठभूमि में चलते हैं तो लगभग तो कोविड-19 के लिए प्रधानमंत्री जी ने होली से पहले एक संदेश दिया था और उस समय ही उन्होंने कहा था कि हमें थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की बात की थी। एंड ही हैड रिक्वेस्टेड दैट इवन अगर होली का त्यौहार भी अगर हम दूरियां बनाए रखें और उसको भी एहतियात बरतें उस समय से, तो उस समय से ही संकेत बहुत ही क्लियर थे और विश्वव्यापी हो गया था। ये स्प्रेडिंग तो चालू हो ही गई थी और विश्व स्तर पे अगर हम देखें तो इसके लिए काफ़ी कुछ पैनिक फैल गया था। ऐसे में हमें भी एहतियात बरतने की ज़रूरत थी। मीनवाइल 22 मार्च को प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में 22 मार्च के लिए एक जनता कर्फ्यू का आह्वान किया। ये भी एक उदाहरण है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता से अपील की और जनता ने उसको थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में ये देशव्यापी कर्फ्यू जिसको जनता ने ही लगाया, एंड इट वाज 100% सक्सेसफुल। उसके बाद लॉकडाउन का दौर आया। लॉकडाउन में सभी लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए एक सामूहिक जिम्मेदारी ली। वो अपने प्रति जिम्मेदारी थी, वो राष्ट्र के प्रति थी, वो अपने समाज के प्रति थी कि कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद संपूर्ण लॉकडाउन का दौर चालू हुआ। हमारी सोसाइटी में एक केस भी आया जिनको कि ले जाया गया। बड़ी ईश्वर की कृपा है कि वो बहुत जल्दी ही स्वस्थ होकर के सारा परिवार वापस आ गया। हमारी सोसाइटी में लगभग 750 फ्लैट्स हैं और कुल मिलाकर के 3500 के लगभग लोग रेजिडेंट्स हैं सारे। और हमने उस पूरे दौरान एक सामूहिक परिवार के एक सामूहिक सदस्यों के रूप में हमने हाथ कंधे से कंधा मिला करके इन परिस्थितियों का सामना किया। समय समय पर गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, राज्य सरकारों ने, जिला प्रशासन ने अपनी एक गाइडलाइंस जारी की और उन्हीं को फॉलो करते हुए हमारी सोसाइटी ने भी, हम भी समय समय पर एक गाइडलाइंस जारी करते रहे। उन गाइडलाइंस के आधार पर हमने सबसे पहले तो एक कोविड टास्क फोर्स बनाई जिसमें कि हमारे बोर्ड के 9 सदस्य तो थे ही, 5-6 लोग आम जो रेजिडेंट्स हैं उनको भी लिया और साथ में हमारी सोसाइटी में जो 3-4 डॉक्टर्स हैं उनसे भी हम सहयोग लेते रहे, मार्गदर्शन लेते रहे और उनके निर्देशों के आधार पे हम आगे बढ़ते रहे। हमें कब क्या करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ते रहे। आवश्यक ये भी था क्योंकि सब कुछ बड़ा डायनामिक सा था। अगर हम देखें तो WHO की गाइडलाइंस आती थी, कभी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बोलते थे, कभी ये, कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुश्मन कौन है ये तो पता था, लेकिन दुश्मन का व्यवहार नहीं पता था। दुश्मन कभी तो दृष्टिगोचर था, कभी अदृश्य था। What I mean to say, it was sometime symptomatic and it was sometime asymptomatic. उसके आधार पे सभी लोग अपनी अपनी कार्य योजना बना रहे थे और हम भी उसी को फॉलो करते हुए अपनी अपनी कार्य योजना बनाने में संलिप्त थे। और मुख्य चिंता ये थी कि कैसे हमारे लोगों को, हमारे परिवार के सदस्यों को इन चीज़ों से ज़्यादा सुरक्षित रखें, बचाए रखें अपने आप को। सरकारें अपना काम करती हैं, करती रहेंगी, लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई व्यक्तिगत तौर पर हम सबको लड़नी है, एक व्यक्ति के रूप में, एक समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में। इसलिए हमारा अपना नैतिक कर्तव्य भी है
राष्ट्रीय कर्तव्य भी है कि हम एक दूसरे के साथ चलें और इससे कैसे निपटें। जब अनलॉक हुआ उसके बाद चीज़ें खुलती गईं और फिर एक दूसरा रूप सामने आया, वो हमने सबने देखा है कि किस तरह से अफरा तफरी मची। लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, लोग अस्पतालों के लिए चक्कर लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, जो भी है वो सुविधाएं हो रही थी। तो हमने सोचा कि हमारे पास कुछ पहले से उपलब्ध कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर थे, कुछ कमरे थे, 5 कमरे, तो इनमें हमारे पास आप देख भी सकते हैं अभी बेड है, सोफ़ा है, वर्किंग टेबल है, फ्रिज है, टीवी है, सब कुछ चीज़ों का से सुसज्जित ये कमरे हैं। तो हमने कहा कि इसमें कुछ मिनिमम चिकित्सकीय व्यवस्थाएं भी हों। ऑक्सीजन सिलेंडर लिया हमने, पल्स ऑक्सीमीटर का अरेंजमेंट किया, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लगाए। ये उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए लगाया कि कल दुर्भाग्यवश किसी भी समय अगर किसी व्यक्ति को ऐसा कोई सिम्टम्स आता है या पॉजिटिव होता है या कोई सिम्टम्स आते हैं जिसके कारण हम जिला प्रशासन को सूचित करें या अस्पताल को कांटेक्ट करें और अस्पताल त्वरित कोई सुविधा हमारे पास उपलब्ध न करवा पाएँ, तो ऐसी परिस्थिति में हम सब मिलकर उस व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए तो जो प्रयास कर सकते हैं करेंगे, लेकिन समानांतर एक विकल्प हमारे पास क्या है। तो एक विकल्प के तौर पे हमने इसको डेवलप किया कि उस समय के लिए हमारे परिवार का वो सदस्य या तो अपने घर के अंदर रह जाए और नहीं तो हमारे पास यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हैं और यहाँ पर इन सुविधाओं का फ़ायदा उठाते हुए वो यहाँ पर तब तक के लिए रखे जा सकें जब तक के लिए उनको वहाँ पर जगह नहीं मिल सके। अगर बात करें यहाँ पर आपकी सोसाइटी में आपने पहले से ही काफ़ी एहतियात बरत रखी थी, तो किसी तरह की कोई परेशानी तो इस सोसाइटी में आई नहीं? नहीं, मैं इसके लिए सरकार को और प्रशासन को पूरा धन्यवाद देना चाहूँगा और पुलिस प्रशासन को भी कि इवन जब हमारे यहाँ केस आया और उस समय जब ये पूरी हमारी सोसाइटी लॉक हुई, सीलिंग कर दी गई, उस समय भी जिस तरह का व्यवहार और बर्ताव पुलिस प्रशासन ने या जिला प्रशासन ने किया वो तो अभूतपूर्व असाधारण है। देखिए मिश्रा जी, यहाँ पर सारी चीज़ें हम समझना चाहेंगे आपके, क्योंकि आपने पूरा इनिशिएटिव लिया, आपका पूरा इनिशिएटिव है, तो किस तरह से ये सामान है हम समझाना चाहेंगे अपने दर्शकों को भी आपको, क्योंकि बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि अपने घर में ही तैयारी करके रखना और प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर रहिए, तैयार रहिए, सरकार के साथ रहिए। जी, तो पहली बात तो ये मेरा नहीं, ये हम सबका, परिवार के हमारे सारे सदस्यों का है। यहाँ पर हमने आत्मनिर्भर रहने के लिए, जैसा मैंने पहले भी बताया, हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था की है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, ये पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं, उसके बाद ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है हमारे पास, ये बेड की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, ये स्ट्रेचर है हमारे पास। एक व्यक्ति को रहने के लिए एक कमरे में जो भी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो हमारे पास कमरे में उपलब्ध हैं। फ्रिज है, टीवी है, तो एक सारी व्यवस्था हमने यहाँ पर कर रखी है, उनको किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। और हमारी सोसाइटी में रहने वाले वो तमाम डॉक्टर्स जिनको हम अपनी भाषा में कहें तो हम देवदूत से कम नहीं कह सकते आज के दिन में, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे सफाई कर्मचारी जिन्होंने असीमित असुविधाओं के बावजूद हमारे साथ हमेशा हमारा ध्यान रखा है। हमारा कर्तव्य, हम उनका भी ध्यान रखते हैं, हम भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन उन सभी का डॉक्टर्स के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन या राज्य सरकार के दिशा निर्देशन का पालन करते हुए जो भी हमारे लिए लक्ष्मण रेखाएं या मर्यादाएं निर्धारित की गई, उनके बीच में रहते हुए हम अपने लोगों को कैसे यहाँ पर सुविधाएं दे सकें और उनको कोई कष्ट ना हो, क्योंकि वो हमारे परिवार का सदस्य है। इसके लिए हमने ये सुविधा। सर, आपकी लगातार प्रशासन से बात चलती रहती होगी, उनको भी इस बारे में संज्ञान उन्होंने भी लिया होगा, तो लगातार आप उनके साथ टच में हैं? हाँ, जब आवश्यकता पड़ती है तो हम उनसे राय सलाह मशविरा भी लेते हैं और उनसे मार्गदर्शन भी लेते हैं। लेकिन देखिए, अब
ऐसा लगता है कि प्रशासन में भी बहुत लोग व्यस्त हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में जैसा आपने पहले कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर होने की एक अपील की है, हमारा भी ये प्रयास होना चाहिए कि हम कितना कुछ अपने समाज कितना जागृत हो, हम स्वयं में कितने जागरूक हों कि कम से कम प्रशासन के ऊपर भी लोड पड़े, जिससे कि वो अपने कार्य को सुचारू ढंग से चला सकें, या हमेशा परेशान करने की उनको भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। बिल्कुल, जिस तरह से कोविड-19 वॉरियर्स लगे हुए हैं, उसी तरह से सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं अपनी पूरी टीम के साथ। पीके मिश्रा जी, उन्होंने सब बताया कि किस तरह से। मैं दोबारा अपने वीडियो जर्नलिस्ट निशांत को बोलूँगा कि एक एक तस्वीर दिखाए, कितना साफ तरीके से उन्होंने यहाँ पर अरेंजमेंट कर रखा है कि अपने लोगों को, अपने सोसाइटी में रहने वाले लोगों को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, और पूरी तैयारी कर रखी है। क्योंकि ये ड्रैगन कोरोना जो है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान कर रहा है। जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे थे, उसको देखते हुए एक बड़ी तैयारी की गई है, और एक मैसेज भी है। सर, मैं मैसेज भी चाहूँगा आपसे, क्योंकि एक बड़ा मैसेज है ये कि किस तरह से आप तैयार हैं। ज़िले में पहली बार इस तरह से हुआ है, तो मैं आपसे एक मैसेज भी लेना चाहूँगा। मैसेज तो मैं यही कहूँगा कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण मानव जाति हजारों वर्षों से आज भी जीवित है, और अपने सफलताओं की पराकाष्ठा पे पहुंचने के लिए सदियों से सतत लगी हुई है। हमने आज तक, मानव जाति ने आज तक कोई ऐसा संघर्ष नहीं है जिसको जीता ना हो, कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जिसको पराजित ना किया हो। ये एक विश्वव्यापी एक पैंडेमिक है, आपदा है, और राष्ट्रीय आपदा भी है। इसको हराने के लिए समाज के हर व्यक्ति को, हर तबके को ये उसका कर्तव्य भी बनता है, उसको बोध भी होना भी चाहिए, और अपने सामाजिक कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अंधेरे के बाद उजाला ही होता है। अगर मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के शब्दों में भी कहूँ तो हर अंधेरे के बाद एक उजाला है। और संदेश तो मैं पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी के एक कविता की कुछ पंक्तियों के द्वारा एक संदेश जरूर देना चाहूँगा कि टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती पर उगाया नव अंकुर, झड़े सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। बहुत बड़ी बात आपने कही है, काफ़ी ज़्यादा आपने पूरी तैयारी कर रखी है, और एक मैसेज है पूरे ज़िले के लिए भी, पूरे देश के लिए भी, कि आप तैयार रहें, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर आएगा।